खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। ईरान में पहले भी कुछ मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, मसलन पानी की किल्लत को लेकर, महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन अब हिजाब को लेकर महिलाएं घर की दहलीज से बाहर निकलकर सड़कों पर आ चुकी हैं और ईरान की तानाशाही हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने देने का मन भी बना चुकी है। और महिलाओं के इस आंदोलन में पुरुषों का भी साथ उन्हें मिल रहा है, जिससे ईरानी हुक्मरानों को तख्ता पलट का डर सता रहा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ हल्ला बोल के आग की आंच अब हुकूमत के सिंहासन तक पहुंचने लगी है। 22 साल की कुर्द युवती महसा अमीनी की मौत के 4 हफ्ते बाद ईरानी सरकार के हाथ से सत्ता रेत की तरह खिसकती दिखाई दे रही है। बता दें, हाल के सालों में ईरानी हुकूमत अब तक के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रही है। इन विरोध प्रदर्शनों को ईरान की धार्मिक सत्ता के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। लिहाजा तानाशाही हुकूमत हिजाब विरोधी आंदोलन को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले किसी मुद्दे पर, खास तौर पर नौजवान, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हों, इस तरह से आंदोलन में एक साथ मिलकर लड़ते नहीं देखा गया। इस बार जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो लंबे चल रहे हैं और जो मौत हुई है बैसी की, उसकी वजह से और भी काफी सख्त हो गए ये। तो ये कब तक चलेगा? मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है कि विरोध चल रहा है, लेकिन ये विरोध सरकार की तख्ता पलट में के रूप में बदलेगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि सरकार का विरोध एक तरह से वो इतना नहीं है जितना कि जो पॉलिसी है कि हिजाब पहनना है, जो उनकी जो एक मोरालिटी पुलिस है, उसके खिलाफ लोग जा रहे हैं। इन 2 वीडियो को देखकर ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि आधी आबादी के साथ ईरानी पुरुष कैसे कंधे से कंधा मिलाकर हिजाब को हवा में उड़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। पहले वीडियो में एक महिला गाना गाते हुए कह रही है कि वो हिजाब के खिलाफ है और उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही कोई उसे मार सकता है। वहीं हिजाब के खिलाफ ईरानी हुकूमत से लड़ाई लड़ रही इन महिलाओं को पुरुष का बराबर का साथ मिला हुआ है। इस वीडियो में एक पुरुष अपना बाल काटकर महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा है। ये वो नौजवान पीढ़ी है जिनके पूर्वज ईरान की व्यवस्था में बदलाव की नाकाम कोशिशें हार चुके थे। सोशल मीडिया पर ईरान के विरोध प्रदर्शन से जुड़े ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, जिनमें देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की तस्वीरों को जलाते हुए देखा जा सकता है। ये आवाज बगावत को बुलंद करने वाले उन प्रदर्शनकारियों की है जिनका मानना है कि आज अगर वो एकजुट नहीं हुए तो महसा अमीनी के बाद उनका भी नंबर आएगा। ये उस नौजवान कुर्द लड़की का जिक्र कर रहे हैं जिसकी मौत पुलिस हिरासत में हो गई थी और उस पर ये इल्जाम था कि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। लेकिन सवाल ये है कि ईरान में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कौन कर रहा है? क्या ये विरोध प्रदर्शन उन ईरानी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहा है जो ईरान की तानाशाही हुकूमत की जोर जबरदस्ती से परेशान है? वो इस बात से भी परेशान हैं
कि सरकार उनकी जिंदगी के हर पहलू, यहाँ तक कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं, उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। And I stand shoulder to shoulder with the women of Iran. I stand with the women of Iran. And I stand with the women in Iran. And I stand with the women in Iran. And I stand with the women of Iran. And I stand with the women of Iran. And I support the women and girls of Iran. I stand with the women in Iran. जहां तक मेरे को लगता है इसमें दो चीजें हैं कि अगर सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मुझको लगता है कि कुछ हद तक समय बीतने के साथ साथ सरकार भी जो अपनी नीतियां हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव कर सकती हैं, ताकि जो ये यंग जनरेशन है वो इस मामले को ज्यादा आगे ना बढ़ाए। पहले तो ये, और दूसरा ये है कि असलियत में ये जो विरोध हो रहे हैं, इस विरोध को हवा मिल रही है यूएसए से। खास तौर पर यूएसए से आपने सुना भी होगा कि यूएसए ने इसको एक तरह से प्रायोरिटी पर माना है कि जो ईरान में ये विरोध हो रहे हैं उनको समर्थन दिया जाए। हिजाब के खिलाफ चल रहे इस आंदोलन में जो नारे और गीत सबसे ज्यादा कहे और सुने जा रहे हैं वो है औरत, जिंदगी, आजादी और तानाशाह को मौत। ये नारा साफ तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के लिए है। तानाशाह को फांसी दो। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन ईरान की राजधानी तेहरान में या छात्रों के बीच शुरू नहीं हुए थे, बल्कि इसकी शुरुआत कुर्दिस्तान प्रांत के साकेत शहर से हुई और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। बड़े और छोटे शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्हें आमतौर पर रूढ़िवादी माना जाता है। इस आंदोलन में जहां संपन्न तबके के लोग शामिल हैं, तो वहीं गरीब लोग भी सड़कों पर उतरे हुए देखे जा सकते हैं। लिहाजा ये तो तय है कि ज्यादातर लोग ईरान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, जबकि हाल के सालों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि ईरानी समाज के हर तबके के लोग इतनी बड़ी तादाद में इस मुहिम के लिए हमदर्दी रखते हों। मैं कहता हूं कि सरकार की तख्ता पलट की बात करना थोड़ी जल्दबाजी है अभी। हाँ, विरोध चलता रहेगा, लेकिन सरकार का रुख क्या रहेगा ये अभी देखना बाकी रहेगा कि वो अपनी नीतियां बदलते हैं या और क्या आगे होता है। हालांकि ईरानी हुकूमत इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार जितना सख्त रवैया अपना रही है, आंदोलन उतना ही उग्र होता जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि ईरान की पुलिस कैसे आंदोलनकारियों को अगवा करके बर्बरता से उनकी पिटाई कर रही है। हद तो ये है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस जबरदस्ती अगवा कर रही है और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो लौटकर आए ही नहीं। इस वीडियो में मदद के लिए गुहार लगाती आवाज को साफ साफ सुना जा सकता है, लेकिन आंदोलन की ताकत का अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है कि दो पर्दानशी महिलाएं ही आपस में भिड़ गई। हिजाब की ये लड़ाई ईरान से बाहर निकलकर 7 समंदर पार तक जा पहुंची है और इन्हें पूरी दुनिया से भारी समर्थन मिल रहा है। यानी क्या बुजुर्ग और क्या नौजवान, सभी इस आंदोलन की शान बन चुके हैं। और जब किसी आंदोलन में बुजुर्ग और नौजवानों के साथ बच्चों का हाथ मिल जाए तो क्या कहना। करीब 10 साल की ये बच्चियां अपने हिजाब को हाथ में लहराते हुए विमेन, लाइफ, फ्रीडम का नारा लगा रही हैं। नारा लगाकर अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। हिजाब विरोधी आंदोलन से डरी ईरानी हुकूमत ने
सिंगर फतीम सालिहू को गिरफ्तार कर लिया और उनके वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सालिहू का ये गाना अब प्रदर्शनकारियों का गीत बन चुका है और उनमें जोश भरने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान की एवन जेल में लगी आग की लपटें सवालों के घेरे में घिर गई है। जेल में लगी आग की लपटों में घिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61 कैदी गंभीर रूप से झुलस गए। मानवाधिकार संगठनों का यह आरोप है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, लेकिन ईरान की सरकार वास्तविक आंकड़ों को छिपा रही है। बता दें कि एवन जेल में राजनीतिक कैदियों को रखा जाता है। धू करके उठती आग की ये लपटें और आसमान में उड़ता धुएं का ये गुबार। आग और धुएं के गुबार के बीच रह रहकर सुनाई देती गोलियों की आवाज। तेहरान के एवन जेल में लगी इस आग में 8 लोगों की जान चली गई और 61 कैदी गंभीर रूप से झुलस गए। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जेल में लगी इस आग से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। हालांकि मौत के आंकड़ों को लेकर ईरानी सरकार मानवाधिकार समूहों के निशाने पर है, क्योंकि इस जेल में राजनीतिक कैदियों और विरोधियों को रखा जाता है और महसा अमीनी के समर्थक भी इसी जेल में बंद हैं। मैं ये इतना कहूंगा कि अगर सरकार को इन प्रदर्शनकारियों का दमन करना था तो ऐसा बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज नहीं करते कि जेल में आग लगवा करके और उनके ऊपर गोलियां चलवाते। ही और भी तरीके होते हैं सरकार के पास दमन करने के लिए, दबाने के लिए काफी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका वो इख्तियार नहीं करेंगे कि जिससे कि और उनको एक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाए। ईरान सरकार ने जेल में लगी आग पर सफाई देते हुए कहा कि शनिवार को कैदियों के बीच झड़प के बाद ये आग लगी, लेकिन मानवाधिकार समूहों ने सरकार की इस सफाई को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि उन्हें सरकार के इस बयान पर संदेह है और मृतकों का आंकड़ा इससे बहुत अधिक हो सकता है। ईरान सरकार ने जेल में लगी आग का कारण बताते हुए कहा था कि जेल में कैदियों के बीच आपस में झड़प हुई थी, जिसके बाद कुछ कैदियों ने जेल के भीतर एक वर्कशॉप में आग लगा दी। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने जेल परिसर के भीतर से गोलियां चलने की आवाजें सुनी थी। जेल में आग लगने की खबर जैसे ही लोगों को पता चली, लोग आनन फानन में मौके पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, इस घटना से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। एवन जेल में लगी आग और सरकार की सफाई से नाराज लोगों का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका है, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने गाड़ियों का हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। मैं समझता हूं कि जो जेल में आग लगी वो एक नेचुरल आग लगी थी, नेचुरल कॉज था, एक्सीडेंटल कॉज फायर हुई थी। उस फायर में जो बाकी डिमॉन्स्ट्रेशंस का और आगे बढ़ावा मिला, उनको दबाने के लिए जो गोली चलाई गई, वो मेरा ख्याल है सरकार का एक तरह से एक्सेसिव रिएक्शन था। जितना रिएक्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो घबरा गए या जो भी है, उन्होंने एक बाउंड्री क्रॉस कर दी जिससे मामला और आगे बढ़ गया। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूं कि ये जो आग लगाई गई या आग लगी या
और जो आगे कार्रवाई हुई वो एक दमन करने का तरीका था। हालांकि ईरानी हुकूमत का सबूत छिपाने और उससे छेड़छाड़ करने का लंबा इतिहास रहा है। ओस्लो के ईरान ह्यूमन राइट्स यानी IHR ने एवन जेल में आग लगने के कारणों को खारिज कर दिया। समूह ने कहा कि एवन जेल में लगी आग में मारे गए कैदियों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से अधिक हो सकती है। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईरानी सरकार ने सही आंकड़ों को छिपाया है, क्योंकि रविवार को सरकारी टेलीविजन से ऐलान करके मृतकों की संख्या 40 बताई गई, लेकिन इससे कुछ ही मिनटों बाद इसमें सुधार कर इसकी संख्या 4 कर दी गई। वैसे भी एवन जेल में अमेरिका के भी कई कैदी बंद हैं। ऐसे में ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और एवन जेल का ट्रैक रिकॉर्ड भी विवादों से भरा रहा है। राजनीतिक बंदियों पर टॉर्चर करने का इस जेल का पुराना इतिहास है और इसी वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। बता दें कि ईरान की जेल में आग लगने की ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरा देश 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद से उबल रहा है। महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को अब 1 महीना हो गया, लेकिन विरोध की ये आग तेजी से फैलती जा रही है। महसा अमीनी की 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसे 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तेहरान में महसा अमीनी ने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना था, जबकि ईरान में हिजाब पहनना जरूरी है। महसा को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन बाद खबर आई कि महसा की मौत हो गई। लेकिन महसा की मौत के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से ईरानी हुकूमत हिल गई। महसा की कब्र पर पड़ी मिट्टी जैसे जैसे सूख रही है, वैसे वैसे ईरान सरकार की सांसें उखड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 साल की कुर्द लड़की महसा अमीनी की मौत हिजाब ठीक से ना पहनने के कारण हुई। ईरान में हिजाब ठीक से ना पहनना महसा की जिंदगी पर भारी पड़ गया, क्योंकि ईरान की तानाशाही हुकूमत की मॉरल पुलिस ने हिजाब ठीक से ना पहनने के जुर्म में महसा को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मॉरल पुलिस ने महसा के साथ मारपीट की थी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। आखिर क्या है ईरान की ये रेड आर्मी, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की झंडा बरदार मॉरल पुलिस ने 13 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था, और पुलिस हिरासत में ही उसकी गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी 6 सितंबर को महसा की मौत हो गई। महसा के परिवार वाले पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और महसा अमीनी की मौत के बाद से पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला दिनों दिन और तेज होता जा रहा है। वहीं हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बलों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इन प्रदर्शनों के दौरान बंदूक और डंडे लिए वे बाइक सवार भी खूब चर्चा में हैं, जो लगातार महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। इन्हें ईरान में बासिज यानी रेड आर्मी के नाम से जाना जाता है। क्या है बासिज? बता दें, बासिज उन लोगों का समूह है जो ईरान की सरकार के प्रति वफादार है और खुद को अर्धसैनिक बलों की तरह पेश करता है। ईरान में बासिज पिछले 2 दशकों से सरकार के खिलाफ किसी भी असंतोष को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता रहा है।
जब पूरे ईरान में महसा अमीनी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब बासिज ने ही इन प्रदर्शनों को खत्म करने का जिम्मा उठाया है। ये हर शहर में तैनात है और प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि महसा अमीनी की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शनों में बासिज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हो रही है। उन्नीस की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद अयातुल्ला खामनेई ने बासिज की स्थापना की थी। इसे खड़ा करने का मुख्य मकसद ईरान में शरिया को लागू करना और देश के भीतर के दुश्मनों से मुकाबला करना था। वहीं 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान बासिज ने सद्दाम हुसैन की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला था। धीरे धीरे बासिज ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के तहत आ गई। ये सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामनेई के प्रति वफादार हैं। ईरान के सुप्रीम नेता भी इस्लामिक गणराज्य के स्तंभ के रूप में बासिज की तारीफ करते रहे हैं। क्या है बासिज? वहीं बासिज ने देश भर में अपनी ब्रांच खोल रखी है। यहाँ तक कि उसका छात्र संगठन, व्यापार संघ और मेडिकल फैकल्टी है। हालांकि अमेरिका ने इसके व्यापार संघ पर प्रतिबंध लगा रखा है। बासिज में आर्म ब्रिगेड, एंटी राइट फोर्स और जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। बासिज के ईरान भर में करीब 10 लाख सदस्य हैं, जबकि बासिज सुरक्षा में भी हजारों लोग शामिल हैं। ये लोग बिना वर्दी के सामान्य नागरिकों की तरह रहते हैं। इन्हें सरकार अपना समर्थक मानती है और इनमें से ज्यादातर को सरकार की ओर से सैलरी भी मिलती है। जानकारों का कहना है कि बासिज में लोग इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उन्हें आर्थिक अवसर मिलते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार भी आसानी से मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।